हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि थर्ड चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में आपने पढ़ा कि अगर धातुएं हैं, अगर तत्व हैं, तो उनको वो कहाँ से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि धरती जो है हमारा, वो सोर्स है, मेन सोर्स है किसका, जितने भी एलिमेंट्स हैं, या अगर उन एलिमेंट्स में आप मेटल्स की बात कर रहे हो तो उनका, यानी धरती की सतह से ही या धरती से ही हमको, पृथ्वी से हमें क्या मिल रही हैं, ये मेटल्स मिल रही हैं। और ये मेटल्स आपकी शुद्ध अवस्था में भी हो सकती है, इसके अलावा, क्योंकि इनकी सक्रियता जो है वो अलग अलग प्रकार की है, सारी अलग अलग प्रकार से अपनी अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं, जिस प्रकार आपने सक्रियता श्रेणी में इनको देखा। तो वहां पर क्योंकि सक्रियता बदल रही है, इस वजह से आपकी जो धातुएं हैं वो अलग अलग रूपों में पाई जाएंगी। जैसे जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो हो सकता है कि आपको शुद्ध रूप में मिले, वहीं कुछ कुछ धातुएं जो हैं आपकी वो कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगी नेचर में, यानी यौगिक के रूप में मिलेंगी। तो फिर उन्हें उस यौगिक से क्या करना है, आपको निष्कर्षित करना है, या आप क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो वो हम यहाँ पर सीख रहे थे कि कैसे कैसे हम लोग धातुओं को का निष्कर्षण करेंगे वहां पर। तो आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके सारी जो 3 टाइप के हमने अलग अलग एलिमेंट्स या मेटल्स यहाँ पर रखी थी, उनको किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो हम सीखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो बच्चों हमारे यहाँ थर्ड चैप्टर चल रहा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पर आपने धातुओं में बहुत सारे गुण पढ़े। जैसे फिजिकल स्टेट की बात कर रहे थे कि भौतिक अवस्था क्या होगी, तो ज़्यादातर आपकी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में मिलती हैं। लस्ट्रस शाइन इनमें होता है, एक प्रकार की चमक होती है। ये आपके अघातवर्ध होते हैं, यानी मैलिएबल होते हैं। साथ ही डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी इनमें मिलती है, यानी तन्य होते हैं। हार्डनेस इनमें देखने को मिलती है आपकी, यानी कि कठोर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंडक्शन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये जो धातुएं होती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डेंसिटी इनकी अधिक होती है, यानी घनत्व ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके हाई होते हैं। अलॉय फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, सोनोरस होते हैं, यानी कि ध्वन्यता का गुण इनमें पाया जाता है। ओके, तो ये सारी आपने धातु की गुण यहाँ पर देख लिए थे। इसके अलावा अधातु ठीक धातु के विपरीत होते हैं आपके, जिनमें कंडक्शन नहीं है, लस्टर शाइन नहीं है, हार्डनेस नहीं है, आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, डेंसिटी इनकी कम है। इसके अलावा फिजिकल स्टेट की बात करें तो ठोस के अलावा ये आपको गैसीय अवस्था में भी देखने को मिलते हैं। और एक्सेप्शन आपने सभी जगह चूंकि देख लिए हैं, तो वो यहाँ पर याद आप लोग कर लेंगे। ओके, देन हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, जहाँ पर आप कह रहे थे कि धातु आपकी अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही थी, ऐसा भी आता है कि धातु की वायु से अभिक्रिया लिखी, तो वायु यानी ऑक्सीजन से ही हम जनरली रिएक्ट कराते हैं, तो वहां पर आपका क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड बन जाता है। ओके, इसके अलावा धातु का अधातु से उभयधर्मी ऑक्साइड आपने पढ़े, यानी जो ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं वो किस प्रकृति के हैं, इस पर आपकी उभयधर्मी ऑक्साइड को हम पढ़ते हैं। यानी कि ये ऐसे ऑक्साइड जो आपका अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उसके बाद लवण और जल बनेगा, तो उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये भी आप लोगों ने, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड का, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। इसके अलावा अगर जल से अभिक्रिया हो रही है किस धातु की, तो उत्पाद क्या बनेगा, तो आपने कहा मैम वहां पर आपका हाइड्रोक्साइड बन सकता है, इसके अलावा कहीं कहीं पर ऑक्साइड बनता है, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस अलग होती है। ओके, जल से भी आपने कहा कि मैम अलग अलग तरीके से धातुएं अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं होती हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती हैं, कुछ धातुएं होती हैं जो गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, वहीं कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो केवल आपकी स्टीम से रिएक्शन करती हैं। अम्लों के साथ हमने यहाँ पर अभिक्रिया देखी, तो अम्ल से जब धातु अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है, ये आपने एसिड बेस के चैप्टर में भी पढ़ा है। ओके, देन आपने कहा मैम कि कोई धातु अगर धातु के लवण से अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, तो अगर अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु के लवणीय विलयन से अभिक्रिया कर रही है, तो वो उसके लवणीय विलयन से उसको क्या कर देती है, पृथक कर देती है। जैसे यहाँ पर आयन आपका अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर के कंपैरिजन में, तो आपने क्या कहा कि आयन जो है वो कॉपर को क्या कर देगी, वहां से डिस्प्लेस कर देगी। ओके, तो फिर आयन आपका फेरस सल्फेट यहाँ पर बन गया, साथ में कॉपर आपकी अलग हो गई है।
तो अब अभिक्रियाशीलता आप कैसे देखते हैं, जो इनकी सक्रियता श्रेणी होती है ना, तो उसके आधार पर देखते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में क्या है, सभी जो आपके तत्व हैं या मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो वो आपका उनके अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में उनको रखा गया है। यानी जो सबसे अभिक्रियाशील धातु हैं वो आपकी ऊपर रखी गई हैं, और जो जिनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम है वो उस सक्रियता श्रेणी में नीचे रखे गए हैं। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो सबसे ऊपर आपकी पोटेशियम, सोडियम जैसी धातुएं हैं जो अभिक्रियाशील है, और धीरे धीरे आपकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। तो यानी जो तत्व ऊपर होगा या जो धातु आपकी ऊपर है वो अपने से नीचे इस श्रेणी में जो उससे नीचे होगा उन सबको वो उनके लवणीय विलयन से पृथक कर सकती है। समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई धातु नीचे है और उसके ऊपर किसी धातु का लवणीय विलयन बनाए, यानी उससे अधिक अभिक्रियाशील धातु का लवणीय विलयन है, तो वो पृथक नहीं कर पाएगी। देन आपने धातु और अधातु के मध्य अभिक्रिया देखी कि धातु और अधातु के मध्य अभिक्रिया होती है तो आयनिक यौगिक बनते हैं, क्योंकि धातु आपका इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, वहीं जो आपकी अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से इनके बीच में आपका बंध बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका डोनेट किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो उसके कारण आपका आयंस डेवलप हो जाएंगे। और चूंकि आयन डेवलप हो गए तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड बनने से आपका आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर गुणधर्म हम लोगों ने देख लिए थे। लास्ट सेशन में हमने अकरेंस ऑफ मेटल की बात की कि जितनी भी आपकी धातुएं हैं या तत्व हैं वो सारे हमें कहाँ मिलते हैं, भूपर्पटी से ही मिलते हैं। इसके अलावा भूपर्पटी में कोई भी जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है या यौगिक है उसको हम खनिज कहते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी खनिज की श्रेणी में आ रही हैं। इसके अलावा उन खनिजों में से कुछ कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, या जिनसे आप आसानी से धातु को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो कर सकते हैं, तो उनको आपका क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है, यानी कि ओर। ओके, देन हमने कहा कि अगर ओर हमें प्राप्त हो गया है, कोई अयस्क है, कंपाउंड फॉर्म में है, उसमें किसी धातु के पाए जाने की संभावना है, तो हम कैसे उस धातु को उस अयस्क से पृथक करेंगे या फिर उस कंपाउंड फॉर्म से उस धातु को निष्कर्षित करेंगे। तो सबसे पहले ओर चूंकि आपको धरती से मिला है तो उसमें कई सारे गैंग पार्टिकल्स होंगे, तो उसको क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन उसका वहां पर होता है, सांद्रण जिसे कहा जाता है। तो सांद्रण में बेसिकली शुद्धिकरण भी आप इसे कहते हैं। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं आपके कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है ना, जैसे आपने वॉश किया, ठीक है, और इसके अलावा आप अगर मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, कोई अगर उसमें दो तरह के अगर सब्सटेंस है, सपोज एक आपका मैग्नेट के लिए अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से आप उसको क्या कर लेंगे, वहां से पृथक कर लेंगे। तो ये सारी विधियां आप कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं। देन अब आपको देखना है कि कौन से मेटल की वहां पर पाए जाने की संभावना है और उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। ठीक है, आपने कहा मैम 3 टाइप की होगी, एक आएंगे आपके हाई रिएक्टिविटी वाले, एक आएंगे मीडियम रिएक्टिविटी वाले, और एक आएंगे आपके लो रिएक्टिविटी वाले। ठीक है, तो जिस प्रकार की भी उनकी सक्रियता है, हम उसी मेथड से या उसी प्रोसेस से उसका क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया था कि हाई रिएक्टिविटी वालों का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, उसके बाद हमें प्योर मेटल फॉर्म मिल रही है। मीडियम रिएक्टिविटी वालों का क्या हो रहा है कि वो कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहे हैं हमें। तो अगर कार्बोनेट की फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन होगा और ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर वहीं पर सल्फाइड है तो उसका रोस्टिंग होगा, और रोस्टिंग के बाद आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। क्योंकि ऑक्साइड को ईजी होता है रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट करना, सो आप पहले क्या कर रहे हो, कार्बोनेट और सल्फाइड्स को आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको रिडक्शन के बाद मेटल मिलेगी, फिर आप उसको प्योरीफाई कर लेंगे, तो इस तरह से प्योर मेटल आपको प्राप्त हो जाएगी। लो रिएक्टिविटी सपोज सल्फाइड और की फॉर्म में आपको मिल रहे हैं तो उनका वही होगा, फिर से रोस्टिंग होगी, रोस्टिंग के बाद वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, फिर आपको रिडक्शन होगा, फिर मेटल मिलेगा, फिर उसकी रिफाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पूरा फ्लो चार्ट पढ़ लिया था। धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम धातुओं के निष्कर्षण करते हैं। फिर आपने कहा कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, निम्न की अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। ओके, तो इन 3 तरह की वर्गों में हमने विभाजित किया। उसके बाद चूंकि हम पहले फ्लो चार्ट में आपका समझ चुके हैं कि हमें क्या क्या करना है, तो वही प्रोसेस हम यहाँ पर अपनाएंगे। ओके, सबसे पहले एक बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। ओके, एक्टिविटी सीरीज में जो नीचे हैं वो वाली धातुओं का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात की थी, एनरिचमेंट ऑफ ओर, सबसे पहला स्टेप तो यही है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट का मतलब क्या है,
तो यहाँ पर ओर एक आपका क्या होता है, इम्प्योर मेटल होता है या कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। तो ओर इज एन इम्प्योर मेटल विद अ लॉट ऑफ सैंड एंड स्टोनी पार्टिकल इन इट। ओके, क्या होता है, जो भी आपने वहां से अयस्क प्राप्त किए थे ना, बेसिकली अयस्क आपका क्या है, एक पत्थर ही तो है, और उस पत्थर में, पत्थर मान लो उसको, आप अपने खुदाई की कहीं पर या सतह पर आपको अलग अलग प्रकार के पत्थर मिल गए, आपने कहा ये सारे खनिज हैं। इन खनिजों में आपको कुछ में लगा कि इनमें शायद धातु ये वाली उपस्थित हो सकती है, तो मैं इनको अलग कर लेता हूँ। तो ये सारे अयस्क हो गए जिन जिनमें धातुओं की मात्रा आपको अच्छी मिली, और इजीली आप उनसे क्या कर पा रहे हो, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपने उन ओर को अलग कर लिया। अब वो पत्थर क्योंकि आप धरती की सतह से उठाए हैं आपने, तो उनमें अलग अलग प्रकार के वहां पर इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। ठीक है, सो ओर इज एन इम्प्योर मेटल विद अ लॉट ऑफ सैंड एंड स्टोनी पार्टिकल इन इट। ओके, अयस्क में आपका क्या है, रेत हो सकता है, पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, किसी भी प्रकार की अशुद्धियां वहां पर हो सकती हैं। तो जो हम ये कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें आपका वो जो क्ले, सैंड, सॉइल की बात कर रहे हो, स्टोनी पार्टिकल जो है, जितनी भी अशुद्धि है आपको उसको हमने अलग करना है। ठीक है, so the impurities in ore such as sand, stony minerals, limestone, mica and so on are referred to as gangue और matrix। क्या कहा गया है, उन अयस्कों में ना जितनी भी प्रकार की अशुद्धियां हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, चाहे वो आपका रेत हो गई, स्टोनी मिनरल्स है, कोई लाइमस्टोन की बात कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई भी वहां पर अशुद्धि है, उसको आपका गैंग कहा जाएगा या फिर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो अयस्क में जो भी अशुद्धि है वो आपकी गैंग या मैट्रिक्स कहलाती है। बिफोर द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड दीज कंटेमिनेंट्स मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द ओर। आपको निष्कर्षण की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, उसको शुरू करनी है, और उस निष्कर्षण की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले आपको जो आपके गैंग या मैट्रिक्स के पार्टिकल है ना, उनको एलिमिनेट करना जरूरी है, यानी उस अयस्क को शुद्ध करना जरूरी है। शुद्ध कैसे करोगे, अब अलग अलग विधियों से शुद्ध किया जाएगा। शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, अ फ्यूजिबल कंपाउंड कॉल्ड स्लेज इज फॉर्म्ड व्हेन अ केमिकल कॉल्ड फ्लक्स इज इंट्रोड्यूस टू द ओर टू रिमूव द मैट्रिक्स। ओके, तो अलग अलग प्रकार की आपकी प्रोसेसेस होती हैं यहाँ पर। द प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द फिजिकल और केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द गैंग एंड द ओर। क्या कहा जा रहा है, अयस्क और उसके जो उसमें जो अशुद्धियां हैं, उन दोनों की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वहां पर, फिजिकल या केमिकल डिफरेंस जो भी उन दोनों में आ रहा है, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करेंगे। जिससे मैंने क्या बोला, हो सकता है कि सिर्फ मिट्टी है यार, आप कह रहे हो कि हम तेजी से पानी डालेंगे अगर उस अयस्क में, तो हमारी मिट्टी जो है, यानी वो गैंग पार्टिकल मिट्टी के रूप में है, तो वो बह करके चला जाएगा, ये हो सकता है। इसके अलावा आप क्या कह रहे हो सकता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस उसमें है या ऐसी धातु है अयस्क में जो कि आपका मैग्नेट से सेपरेट, आपका अट्रैक्शन दिखाएगी, और जो भी उसमें दूसरे गैंग के पार्टिकल हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो इसी तरह से जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा द ओर इज फर्स्ट क्रश टू अ पाउडर। सबसे पहले अयस्क को क्या किया जाएगा, पीसा जाएगा। ओके, क्रश किया जाएगा, उसको पाउडर में उसका कन्वर्जन किया जाएगा। फिजिकल टेक्निक सच एज हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रथ फ्लोटेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन एज वेल एज chemical processes are used to separate the crushed ore depending on the type of the ore and its impurities। ओके, क्या कहा गया है कि अलग अलग विधियों का आप प्रयोग करते हैं। जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैंने क्या बोला कि तेज पानी आप लोग डालेंगे, वो हो गया। फ्रथ फ्लोटेशन होता है, इसके अलावा मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। तो ये सारी टेक्निक्स मेथड यूज किए जाएंगे सेपरेट करने के लिए अयस्क से किसको, आपका गैंग या मैट्रिक्स को। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन इज समटाइम्स नोन एज और ड्रेसिंग और इनरिचमेंट। ओके, तो जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है ना, कभी कभी उसको ड्रेसिंग वर्ड भी दिया जाता है या इनरिचमेंट भी उसको कहा जाता है। तो अगर इनरिचमेंट पूछा जाता है या इनरिचमेंट कहीं पर लिखा गया है, तो उसका मतलब भी आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन से ही है, यानी सांद्रण या शुद्धिकरण जिसे कहा जा रहा है। यानी बेसिकली अयस्क जो है आपका, उससे जो इम्प्योरिटीज हैं गैंग, उनको क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। ओके, चलिए नोट कर लेंगे इसे जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। धातुओं के निष्कर्षण के चरणों में, यानी जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आपके, उनमें क्या क्या है। सबसे पहले अयस्कों का समृद्धिकरण कहा गया है, या फिर इसको सांद्रण भी कहा जाता है, शुद्धिकरण भी कहा जाता है। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स यहाँ पर लिखा गया है। तो
एनरिचमेंट जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो पृथ्वी से निकले अयस्कों में आपका क्या होती है, मिट्टी हो सकती है, रेत हो सकती है, कई अशुद्धियां हो सकती हैं जिनको गैंग कहा जाता है। धातुओं के निष्कर्षण से पूर्व अयस्कों में क्या किया जाता है, जो अशुद्धियां हैं उनको हटाने का प्रयास किया जाता है या हटाया जाता है, जो कि बहुत आवश्यक भी है उनको हटाना। ओके, अयस्कों में से गैंग को हटाने के लिए जिन रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है वे अयस्क तथा गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। ठीक है ना। इस पृथक्करण के लिए अनेक तकनीक अपनाई जाती हैं, यानी अलग अलग प्रकार की तकनीकें आप यहाँ पर लिख पढ़ते हैं। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वो लोग नोट कर लेंगे। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो कम अभिक्रियाशील होने के कारण धातुओं को मात्र गर्म करने पर ही धातु की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए आपके पास यहाँ पर सिनेबार है, ठीक है, मरकरी का सल्फाइड है आपके पास, जो एक अयस्क है, उसका HGS क्या है, मरकरी का एक अयस्क है। वायु की उपस्थिति में गर्म झरने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है। तो सल्फाइड से आपने क्या किया, ऑक्साइड में उसमें उसको कन्वर्जन उसका किया, यानी कन्वर्ट किया। ओके, देन अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में बदल जाता है। तो यानी आप सीधे क्या कर रहे थे, जो HGS आपको मिल रहा था, मरकरी आपको सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहा है, उसको आपने सीधे गर्म किया। गर्म करने से वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, देन आपने उसको थोड़ा और गर्म किया और ऑक्साइड आपका सिंपल मरकरी में कन्वर्ट हो गया। तो यही आपने बोला कि केवल गर्म करने से ही आपका अयस्क से आपको धातु मिल रही है, जो कि आपकी कैसी है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं हैं, यानी कि निम्न सक्रियता वाली धातुएं आपकी यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रियाएं इसकी दी गई हैं। वायु की उपस्थिति की बात की गई है, चूंकि तो ऑक्सीजन से आपका रिएक्शन हो रहा है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार Cu2S में विद्यमान तांबे यानी कि कॉपर को वायु में गर्म करके इसका अयस्क प्राप्त किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर भी वही किया गया, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया, देन ऑक्साइड से आपका कॉपर यहाँ पर प्राप्त हो रही है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब जो मध्य की सक्रियता रखते हैं उनको आपने क्या देखा था फ्लो चार्ट में, कि कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, कार्बोनेट का क्या कर रहे हो, कैल्सिनेशन कर रहे हो, और सल्फाइड्स का क्या कर रहे हो, आप वहां पर रोस्टिंग कर रहे हो और उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो। देन ऑक्साइड को रिड्यूस करके आप मेटल वहां से प्राप्त कर रहे हैं। सो आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एंड अदर मेटल्स आर इन द सेंटर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपके जितनी भी धातुएं हैं ये आपके मिडिल में मिलती हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, यानी मध्यम अभिक्रियाशील ये होती हैं। सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ दीज मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ओके, क्या कहा जा रहा है, ये आपका जनरली आपको किस में मिलेगा, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है उनकी। देन रिडक्शन टेक्निक्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट दीज मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। The oxide R is reduced during the reduction process. Okay, क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, रिडक्शन टेक्निक का यूज किया जा रहा है और ऑक्साइड को रिड्यूस कराया जा रहा है। अब बोलेंगे मैम आप तो कह रहे हो कि ये कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में है, तो ऑक्साइड कहाँ से आया। तो वही जो हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा कि कार्बोनेट और सल्फाइड का आपको क्या करना होगा, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा, यानी कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलोगे, सल्फाइड की फॉर्म में है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, देन उस ऑक्साइड को क्या करोगे, रिड्यूस कराओगे। ओके, व्हेन कंपेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स एन ऑक्साइड ओर इज इजियर टू रिड्यूस। क्या कहा गया, कार्बोनेट और सल्फाइड की तुलना में ऑक्साइड का रिडक्शन करना आसान होता है। इफ द ओर इज नॉट एन ऑक्साइड ओर, इफ द ओर इज नॉट एन ऑक्साइड ओर, इट मस्ट फर्स्ट बी ट्रांसफॉर्म टू एन ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अगर कोई भी अयस्क आपका ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है, ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है, यानी आपका कार्बोनेट या सल्फाइड की फॉर्म में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के मेथड से या उस प्रोसेस में आपको उनको ऑक्साइड में ट्रांसफॉर्म करना होगा, यानी हमको बेसिकली ऑक्साइड चाहिए, और उसके बाद क्या होगा, उस ऑक्साइड का आपको क्या करना है, रिडक्शन कराना है। क्लियर। क्या कहा मैंने, मिडिल में जो एक्टिविटी सीरीज में आपके धातुएं हैं, जैसे कुछ के यहाँ पे नाम बताए गए हैं आपको, आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गई, कॉपर हो गई, इसी तरह की जो मेटल्स हैं, और आप क्या करोगे, ये आपको जनरली आपका कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे,
और आपको इसको क्या करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करना इजी होता है, यानी ऑक्साइड से आप आसानी से धातु को प्राप्त कर सकते हैं, तो वही करेंगे यहाँ पर। तो जब आप कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कैल्सिनेशन कहा जाता है, और जब आपका सल्फाइड को आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे तो उसको रोस्टिंग कहा जाता है। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। प्रकृति में ये धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक सरल या आसान है। सल्फाइड को भर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं, रोस्टिंग जिसे कहा जा रहा था, तथा कार्बोनेट को निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, यानी कैल्सिनेशन जिसे आप कह रहे थे। ओके, इसके पश्चात कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जाता है, यानी कार्बन वहां पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है, एक अपचायक की भांति उपयोग में आ रहा है। नोट कर लेंगे। होमवर्क में आप लोग रोस्टिंग यानी कि भर्जन, इसके अलावा कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन पढ़ के आएंगे, दोनों में अंतर भी स्थापित करेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? भर्जन और निस्तापन यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक्सट्रैक्शन में फर्स्ट स्टेप देखा, यानी कि जो आपका क्या है, एनरिचमेंट कॉन्सेंट्रेशन जिसे आप कह रहे हैं, यानी समृद्धिकरण या शुद्धिकरण, सांद्रण जिसे कहा जा रहा है, तो अयस्कों का सांद्रण हमने वहां पर देखा। देन हमने आपके निम्न अभिक्रियाशील धातुएं और मध्य की अभिक्रियाशीलता रखने वाली धातुओं को का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा वो यहाँ पर देखा। आने वाले सेशन में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो होमवर्क दिया गया है उसको आप करके आएंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।